नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ फिर से आपके लिए हिंदी की ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपके इस चैनल में, फेवरेट चैनल में। देखिए, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है बिहार बोर्ड की कक्षा 12 की सामान्य हिंदी का पाठ नंबर 6 है। और जो लिखा गया है भगत सिंह जी के बारे में। देखिए, भगत सिंह जी ने लिखा है और उसका जो लेक्चर नंबर है वो हमारा 1 है। भगत सिंह जी के बारे में कौन नहीं जानता है। उनके द्वारा दिया गया नारा इनकलाब जिंदाबाद आज भी मुझे बहुत पसंद है। और एक उनके द्वारा जो गीत गाया गया था जब वे फांसी के फंदे पर झूलने जा रहे थे, मतलब फांसी को स्वतः उन्होंने स्वीकार किया था। एक तरह से देखा जाए तो उन्हें किसी प्रकार की सज़ा नहीं मिली थी, उन्होंने ये सज़ा स्वयं ली थी, क्योंकि वे भागे नहीं थे। जितने भी वे कांड करे थे उसके बाद जिस कारण उन्हें फांसी दी गई थी, उस दंगे के बाद में वे भागे नहीं थे, वहाँ से फरार नहीं हुए थे। उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया था, पुलिस के हवाले किया था, अंग्रेजों के हवाले कर दिया था। तो उन्होंने जो ये सज़ा ली थी वो स्वतः खुद ली थी, स्वयं ली थी, उनका खुद का निर्णय था। तो उनके द्वारा जो पंक्तियाँ थी, देखिए एक गाना है बहुत अच्छा, रंग दे बसंती चोला और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इस प्रकार की देखिए ये जो पंक्तियां हैं मुझे बहुत पसंद है, मैं कई बार गुनगुनाती हूँ। तो भगत सिंह जी के बारे में पढ़ना हमारा सौभाग्य है, हम बोल सकते हैं कि हमें गर्वित होना चाहिए कि हम उस भारत भूमि के अंश है जिस भारत भूमि ने भगत सिंह जैसे सुपुत्र को जन्म दिया। तो चलते हम पढ़ते हैं भगत सिंह जी के बारे में, उनके जन्म के बारे में, उनके मृत्यु के बारे में, उनके किए गए आंदोलनों के बारे में, उनके परिवार के बारे में। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है और समझनी है। बहुत सारी चीज़ें हम नहीं जानते हैं, मैं भी नहीं जानती हूँ, लेकिन इसके माध्यम से शायद बहुत सारी हमें नॉलेज हो जाए, ज्ञान हो जाए। ठीक है, तो चलते हम। ये है भगत सिंह जी। भगत सिंह जी का जन्म देखिए 28 सितंबर 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 में। याद रखना है हमें। शहादत बोल सकते हैं या फिर उनका जो निधन है। शहादत क्यों बोलेंगे? क्योंकि उन्हें फांसी के फंदे पर लटकाया गया था। निधन तो क्या होता है, या किसी बीमारी के कारण या रोगी अवस्था में उम्र दराज अगर हो गए हैं तो निधन हो गया है। यहाँ तो उन्हें युवा अवस्था में फांसी के फंदे पर लटकाया, तो हम इन्हें शहादत बोलेंगे। उनकी जो शहादत हुई थी वो 23 मार्च 1931, जो भारत के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण तारीख बोल सकते हैं कि भारत के इतिहास की महत्वपूर्ण दिनांक है, वो महत्वपूर्ण तारीख है, महत्वपूर्ण समय है। ठीक है, 23 मार्च 1931 शाम 7:33 पर लाहौर षड्यंत्र केस में उन्हें फांसी दी गई थी। समय भी बताया है कि मृत्यु कब हुई थी, 7:33 पर उन्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था। उनका जन्म स्थान था देखिए बंगा चक। ठीक है, ये अभी पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। बंगा चक नंबर 105, गुगेरा ब्रांच, वर्तमान लायल पुल, जो पाकिस्तान के अंतर्गत है। ठीक है, पैतृक गांव, जन्म स्थान तो यहाँ था इनका, लेकिन जो पैतृक गांव था, जो इनकी पीढ़ियां बहुत निवास करी थी उसमें, वो था खटकड़ कलां, जो पंजाब में था। ठीक है, यहाँ तो इनका पैतृक गांव था, लेकिन जो उनका जन्म हुआ था वो अब स्थान पाकिस्तान के अंतर्गत चला गया है। ठीक है, उनके माता पिता देखिए, उनकी माता का नाम था विद्यावती, ये है माता, और एवं सरदार किशन सिंह जी इनके पिता थे। ठीक है, माता कौन थी इनकी? विद्यावती, और सरदार किशन सिंह जी इनके पिता थे। परिवार के अंतर्गत देखिए संपूर्ण परिवार स्वाधीनता सेनानी था। देखिए भाई, जिसका संपूर्ण परिवार आज़ादी के आंदोलन में लगा हुआ है, तो वहाँ एक व्यक्ति कैसे छूट सकता था? तो भगत सिंह जी भी उनके नक्शे कदमों पर चलने लग गए थे। पिता और चाचा अजीत सिंह, लाला लाजपत राय के सहयोगी अजीत सिंह को मांडले जेल में देश निकाला दिया गया था। ठीक है, मांडले जेल में उनको देश निकाला दे दिया, यानी कि देश से बाहर, वहाँ पर एक मांडले जेल है, वहाँ पर उनको रखा गया। ठीक है, देखिए उनका जो पूरा परिवार था वो स्वतंत्रता सेनानी था। उसके बाद में उनके पिता और चाचा अजीत सिंह, लाला लाजपत राय जी के सहयोग से अजीत सिंह को मांडले जेल में रखा गया था। बाद में विदेशों में जाकर मुक्ति संग्राम का संचालन करने लगे। कौन? उनके चाचा अजीत सिंह। ठीक है, आगे देखिए, छोटे चाचा सरदार स्वर्ण सिंह भी जेल गए। जेल में
यातनाओं के कारण 1910 में उनका निधन हो गया। अब देखिए उस समय ना, आप सभी को पता है कि अंग्रेजी शासन के अंतर्गत जब किसी को जेल होती थी तो ऐसे ही अधिकारों के अंतर्गत नहीं रहते थे वे। ये अधिकार तो हमें आज़ादी के बाद मिले हैं और बहुत हद तक भगत सिंह के कारण मिले हैं। इन्होंने जेल में जो जितने भी कैदी थे उनके अधिकारों के लिए अनशन किया था, हड़ताल करी थी उन्होंने। तो इनका भगत सिंह का भी अगर आज भी कैदियों के लिए कुछ अधिकार मिले हुए हैं तो वो सारा योगदान देखा जाए तो भगत सिंह के सहयोग से हुआ है। तो यहाँ पर जो बताया है वो ये बताया है कि उनके जो चाचा थे, छोटे चाचा, उनको भी जेल हो गई थी और अंग्रेजों के द्वारा उन्हें ऐसी यातनाएं, इतना प्रताड़ित करा जाता था, इतनी प्रकार की उन्हें मारपीट करी जाती थी, उनके साथ ऐसा ऐसा सलूक किया जाता था जिससे अंत में उनकी मृत्यु तक हो जाया करती थी। तो 1910 में भाई उनका निधन हो गया था। किनका? उनके छोटे चाचा का। ठीक है। भगत सिंह की शहादत के बाद, शहादत कब हुई थी भाई? 23 मार्च 1931, आपको सबको याद रखना है। शहादत के बाद उनके भाई कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह को देवली कैंप में रखा गया था। ठीक है। कहाँ रखा गया था? देवली कैंप में। दोनों उनके जो दो भाई थे उनको भी, कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह को, जहां वे 1946 तक रहे, आज़ादी के समय तक वे रहे। ठीक है। कौन? कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह, जो उनके भगत सिंह जी के भाई थे। पिता अनेक बार जेल चले गए थे। आज़ादी की स्वतंत्रता सेनानी था भाई पूरा परिवार, तो जेल जाना तो वाजिब था। हर कोई उस समय जेल आना जाना उनका लगा रहता था। शिक्षा के अंतर्गत देखते, अब यहाँ तक उनका परिवार हो गया। अब हम शिक्षा के अंतर्गत आते हैं तो पहले 4 साल की जो प्राइमरी शिक्षा है अपने गांव बंगा में हुई। ठीक है। जो बंगा उनका गांव था, उस बंगा में ही 4 साल की जो शिक्षा थी प्रारंभिक, वो हो गई। लाहौर के डीएवी स्कूल से वर्ग 1 से 9 तक की, यहाँ पर आएगा वर्ग 1 से, यानी कि कक्षा 1 से 9 तक की पढ़ाई की। कहाँ से करी उन्होंने? लाहौर के डीएवी स्कूल से। उसके बाद में नेशनल कॉलेज लाहौर से एफए किया उन्होंने और बीए के दौरान पढ़ाई छोड़ दी और क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए। मतलब बीए उन्होंने पूरा नहीं किया, उससे पहले ही वे क्रांतिकारी दल में, जो लाहौर कॉलेज में ही शुरू हो गए थे, उस कॉलेज के दौरान ही राजनीति में वे प्रवेश कर गए थे और क्रांतिकारी नेताओं के साथ सम्मिलित हो गए थे। अब देखिए प्रभाव उनका किन किन लोगों का भगत सिंह के ऊपर, भगत सिंह के जीवन में या भगत सिंह के मनोभाव पर किन किन लोगों का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्हें वे क्रांतिकारी बनने के लिए प्रेरित हो गए, आज़ादी के आंदोलन में अब स्वयं को झोंकने के लिए प्रेरित हो गए। बहुत ही छोटी उम्र में, बहुत छोटी आयु में वे फांसी के फंदे पर चढ़ गए और उससे पहले उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य कर डाले कि आज भी उन्हें मतलब सभी लोग याद करते हैं, सभी अपने दिल में समाये हुए हैं। ठीक है। तो देखिए बचपन में करतार सिंह सराबा थे और 1914 के गदर पार्टी के आंदोलन के प्रति तीव्र आकर्षण था। जब वे छोटे थे, 8-9 साल की अवस्था के थे जब वे, तब करतार सिंह सराबा एक आंदोलनकारी थे, क्रांतिकारी नेता थे वे। ठीक है। और 1914 के गदर पार्टी के आंदोलन में के प्रति, जब गदर पार्टी थी, उस गदर पार्टी के आंदोलन के तरफ उनका जो झुकाव था वो ज्यादा हो गया था। साराभा की निर्भीक कुर्बानी का मन पर स्थायी और गहरा असर पड़ा। ठीक है। अब जो करतार सिंह सराबा थे, जब उन्हें वे जब कुर्बान हुए मातृभूमि के लिए, जब वे कुर्बान हुए तो वे निर्भीक, बिना डर के कुर्बान हुए थे और ऐसी निर्भीकता को देखकर भगत सिंह के अंदर भी ऐसी निर्भीकता जाग उठी और वे भी क्रांतिकारी बनने के लिए उत्सुक हो गए। ठीक है। 16 नवंबर 1915 को साराभा की फांसी के समय, 16 नवंबर 1915 को करतार सिंह सराबा को फांसी हुई और उस फांसी के समय भगत सिंह की उम्र केवल 8 वर्ष की थी। तो वे 7-8 वर्ष की उम्र में ही एक क्रांतिकारी आंदोलनकारी के रूप में अपने मन को बना रहे थे। वे सराबा का चित्र अपनी जेब में ही रखते थे, मतलब वे उनसे प्रेरित थे। करतार सिंह सराबा का व्यक्तित्व उन्हें प्रेरित करता था, उनके व्यक्तित्व से वे प्रभावित हुए और प्रभावित होने के कारण वे उनके नक्शे कदमों पर चल पड़े। ठीक है। 12 वर्ष की उम्र में जलियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की। ठीक है। 1922 में देखिए, जब 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था
13 अप्रैल 1919 का समय था और अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जब उनकी उम्र मात्र 12 वर्ष की थी। और 12 वर्ष की उम्र में जब ये ऐसा हुआ, उसके बाद वे जलियांवाला बाग में गए और तब उन्होंने इतने सारे मृत शरीर देखे। तब ये जो उनके मन के अंदर जो क्रांतिकारी भाव जग रहे थे वो और ज़्यादा प्रभावित हो गए और ज़्यादा प्रस्फुटित हो गए। उनके अंदर अंग्रेजों के प्रति, अंग्रेजों को मार मिटाने का, उनको इस देश से बाहर निकालने का जो जज्बा था वो और ज़्यादा जुनूनी हो गया। 1922 में चोरा चोरी कांड के बाद 15 वर्ष की उम्र में कांग्रेस और महात्मा गांधी से मोह भंग हुआ। अब देखिए, चोरा चोरी कांड कब हुआ था? 1922 में हुआ था। उस वक्त उनकी उम्र कितनी थी? मात्र 15 वर्ष। कितनी थी? मात्र 15 वर्ष। और 15 वर्ष की उम्र में उन्होंने कांग्रेस और महात्मा गांधी से मोह भंग हुआ था। यानी कि महात्मा गांधी और कांग्रेस के प्रति उनके जो सम्मान थे, उनके मन के अंदर जो सम्मान था वो भी सब समाप्त हो गया था। वे अब महात्मा गांधी के नक्शे कदमों पर नहीं चल रहे थे। सत्याग्रह किया था उन्होंने, सत्याग्रह के जो नियम थे उनको उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड और ये चोरा चोरी कांड के बाद में उन्होंने उनके जो विचार थे कांग्रेस पार्टी को लेकर या महात्मा गांधी को लेकर, वो सारे के सारे समाप्त हो गए थे। ठीक है। 1923 में पढ़ाई और घर छोड़कर, 1923 में देखिए उन्होंने पढ़ाई भी छोड़ दी और घर भी छोड़ दिया। कानपुर गणेश शंकर विद्यार्थी के पत्र प्रताप में सेवाएं दी। गणेश शंकर विद्यार्थी थे, वे भी क्रांतिकारी नेता थे। उन नेता के जो एक पत्र था, उनका समाचार पत्र था, उस समाचार पत्र का नाम था प्रताप। उसमें वे कार्य करने लगे, उसमें सेवाएं देने लग गए। अब देखिए, अब आता है पहली गिरफ्तारी कब हुई थी। भगत सिंह जी की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी? अक्टूबर 1926 में दशहरा मेले में हुए बम विस्फोट के कारण मई 1927 में हुई थी। अक्टूबर में जो दशहरे मेले में बम विस्फोट हुआ था, उस विस्फोट के कारण उसकी जब जांच पड़ताल की गई तो उसके बाद मई 1927 में उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। पहली गिरफ्तारी मानी जाएगी। 1926 में अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन किया। ये भगत सिंह ने किया था, ये पहली उनकी सभा थी। ठीक है, 1926 में, जिसकी शाखाएं विभिन्न शहरों में स्थापित की गई। फिर उन्होंने क्या किया, इस नौजवान भारत सभा थी, उस सभा की कई ऐसी ब्रांचेस बनाई जो अलग अलग शहरों में ये कार्य करती थी, आंदोलनकारियों का कार्य करती थी, क्रांतिकारियों को इकट्ठा करती थी, उनके साथ बैठक करती थी और आगे की रूपरेखा तैयार करती थी। ठीक है, आगे चलते हैं। 1928 से 31 तक चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किया। देखिए, चंद्रशेखर आजाद के साथ भी उन्होंने कार्य किया 1928 से लेकर 1931 तक, अंत तक। 31 उनका अंत था यहाँ पर। ठीक है, तो चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किया और क्रांतिकारी आंदोलन सघन रूप से छेड़ दिया। फिर सघन यानी कि संपूर्ण रूप से उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन छेड़ दिया। उस समय ऐसा था कि हो सकता है कि अंग्रेज ऐसी गतिविधियों के कारण या क्रांतिकारियों के कारण ये देश छोड़कर चले जाए और हमें आज़ादी दे दे। 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ मिलकर केंद्रीय असेंबली में बम फेंका और गिरफ्तार हो गए। वे स्वयं गिरफ्तार हुए थे। उन्होंने स्वयं को मतलब इन तीनों ने स्वयं का सरेंडर किया था। तीनों ने मिलके ये बम फेंका था। ठीक है, कौन कौन थे? बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंका और गिरफ्तार हो गए थे। ठीक है, उसके बाद देखिए उनकी कृतियां। अब भगत सिंह ने देखे केवल क्रांतिकारी जीवन नहीं जिया था। ठीक है, उन्होंने तो बहुत छोटी सी उम्र में बहुत बड़े बड़े कार्य कर लिए थे। तो उन्होंने बहुत सी कृतियां भी उनकी, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या हिंदी में 1924 में लिख डाला उन्होंने। अब देखिए, ये जो कार्य किए थे, उन्होंने ये कार्य कब किए थे? जेल में रहकर। जब उन्हें जेल में डाल दिया जाता था तब भी वे एक क्रांतिकारी व्यक्ति की भूमिका निभाते थे। वे समाज के लिए क्रांतिकारी विचारधाराएं प्रस्तुत करते थे। तो यहाँ पंजाब की भाषा और लिपि की समस्या कि किस प्रकार पंजाब की भाषा है और उसको समझने की कोई लिपि की जो समस्या है, उसके ऊपर उन्होंने एक लेख लिख डाला 1924 में। विश्व प्रेम कलकत्ता के मतवाला में 1924 में प्रकाशित हुआ, हिंदी लेख है ये। युवक
मतवाला में 1924 में प्रकाशित हुआ। मतवाला भी एक पत्रिका है, ठीक है, ये भी हिंदी लेख है। मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है भगत सिंह जी की, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है जो 1930-31 के बीच में लिखी गई थी जब वे जेल में थे, ठीक है। अछूत समस्याएं थी, उसके बारे में भी उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए। विद्यार्थी और राजनीति, अब देखिए विद्यार्थी और राजनीति लिखने का उनका लक्ष्य ये या विचार यही रहा होगा कि वे खुद भी विद्यार्थी जीवन में जब वे उन्हें शिक्षा प्राप्त करनी थी, अपने लिए कुछ सोचना था, उस समय वे राजनीति में प्रवेश कर गए कि विद्यार्थी जीवन में राजनीति का संबंध क्या है, उसके लिए उन्होंने लेख लिख डाला। सत्याग्रह और हड़तालें, उस समय की ये एक आम प्रक्रियाएं होती थी, आम क्रियाएं होती थी, उनके ऊपर उन्होंने लिख डाला। बम का दर्शन, भारतीय क्रांति का आदर्श आदि अनेक लेख, टिप्पणियां एवं पत्र जो अलग अलग प्रकाशकों द्वारा भगत सिंह के दस्तावेज के रूप में प्रकाशित है। अब ये सब चीजें देखिए उन्होंने जेल में रहते हुए लिखी थी। अब जेल में रहते हुए तो लिख डाली, लेकिन उनकी जो शहादत हुई थी उस शहादत के बाद में कई पत्रकारों ने या फिर संपादकों ने उनके लेख, उनके पत्र, राजगुरु को पत्र लिखा उन्होंने, या अपने पिता को लिखा, अपनी माता को लिखा, जनता को लिखा, ठीक है, सुखदेव को लिखा, उनके प्रति जितने भी उनके मित्र थे उनके लिए उन्होंने जो भी लिखा है या समाज के लिए जो भी लिखा है वो सारी चीजें उनकी शहादत के बाद में प्रकाशित हुई है, ठीक है। आगे चलते हैं। सचिंद्र नाथ सान्याल की पुस्तक बंदी जीवन और डॉन क्रीन की आत्मकथा का अनुवाद भी किया उन्होंने। जेल डायरी भी लिखी, ठीक है, उन्होंने जेल डायरी भी लिखी और निम्नांकित 4 पुस्तकें भगत सिंह के द्वारा लिखी बताई जाती है जो अप्राप्य है। समाजवाद का आदर्श मिली नहीं है, ये जो पुस्तकें हैं जो क्रम से बता रहे हैं वो पुस्तकें अभी प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन कहा जाता है कि उन्होंने इन पुस्तकों को भी लिखा है कि समाजवाद का आदर्श, आत्मकथा, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास और मौत के दरवाजे, ये हो गया हमारा 1 नंबर, आत्मकथा हो गया हमारा 2 नंबर, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन 3 नंबर, आंदोलन का इतिहास, और जो 4 नंबर पे आता है मौत के दरवाजे पर। तो ये जो 4 पुस्तकें हैं ये कहा जाता है कि लिखी गई तो भगत सिंह के द्वारा ही है, लेकिन मिली नहीं, अभी हमें प्राप्त नहीं हुई है। अमर शहीद भगत सिंह आधुनिक भारतीय इतिहास की एक पवित्र स्मृति है, बिल्कुल पवित्र स्मृति है। भारत राष्ट्र के लोकमानस में उनकी युवा छवि अमिट होकर बस गई है। अमिट यानी कि जो कभी नहीं मिट सकती है। इस प्रकार से उनकी जो छवि है, युवा छवि, युवाओं के वो आदर्श माने जाते हैं, युवाओं के प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं भगत सिंह। आगे चलते हैं। देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देने वाले हजारों लोगों तथा लाखों स्वाधीनता सेनानियों की प्रेरणा और उत्सर्गपूर्ण कार्यों के वे स्थायी प्रतीक और प्रतिनिधि है। उनके कार्यों और उनके बलिदान ने जनता के हृदय में सदा सुलगती रहने वाली राष्ट्रीयता की ज्योतिर्मयी चेतना का निर्माण किया है। बिल्कुल है ना, अभी जितनी भी राष्ट्रीयता की भावना अगर हमारे अंदर है तो उनके प्रणेता ये क्रांतिकारी नेता ही हो सकते हैं। ये जो आंदोलनकारी थे जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करने के लिए, हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए उन्हें अपने प्राणों का उत्सर्ग तक दे दिया है। तो आप सोचिए उनकी महानता कितनी, उनकी जो व्यक्तित्व था उन सभी का, क्रांतिकारियों का, आंदोलनकारियों का, उन सभी का व्यक्तित्व कितना महान होगा। वे स्वार्थी नहीं थे, वे परमार्थ थे, वे लोगों के लिए कार्य करते थे। अगर वे स्वार्थी होते तो स्वयं भी किसी प्रकार अच्छा सा जीवन जी सकते थे, लेकिन उन्हें तो संपूर्ण हमारा जो देश था उसे आज़ाद कराने के लिए, उसकी पीड़ा को समाप्त करने का उनके मन में भाव था, इसलिए वे क्रांतिकारी बने। और उनकी जो क्रांतिकारी बनने के बाद उनका जो बलिदान है वो बलिदान जनता के हृदय में आज भी व्याप्त है कि वो बलिदान हमारे लिए एक ऋण के रूप में है और हमें ये ऋण बहुत अच्छे से चुकाना है। हमारे इस देश को आगे बढ़ाकर विकसित करके हमें उस ऋण को चुकाना है। राष्ट्रीयता, देशभक्ति, क्रांति और युवा शक्ति के वे प्रेरणा पुंज प्रतीक है। ठीक है, कौन? भगत सिंह जी राष्ट्रीयता, देशभक्ति, क्रांति और युवा शक्ति के प्रेरणा स्रोत है।
यह अमर पद उन्होंने लगभग 23 वर्षों में ही हासिल कर लिया था। 23 वर्ष की अवस्था बहुत छोटी अवस्था होती है। आज की जो पीढ़ी है वो अपनी शिक्षा भी पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर सकती है, अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो सकती है। उस उम्र में भगत सिंह जी ने इतने आंदोलन कर लिए, इतनी क्रांतियां कर ली और वे इतने फेमस होकर, इतने अमर होकर भारत की भूमि में अमिट छाप छोड़ गए और फांसी के फंदे पर झूल गए। स्वाधीनता सेनानियों के परिवार में जन्म पाकर उन्होंने बचपन में ही देश की स्वतंत्रता के लिए मर मिटने का अविस्मरणीय पाठ पढ़ लिया था। क्यों पढ़ लिया था? क्योंकि उनका जो परिवार था वो तो स्वतंत्रता सेनानी था। उनके पिता कई बार जेल गए, उनके दोनों चाचा गए, उनके दोनों भाई भी थे, वे भी स्वतंत्रता सेनानी थे। तो इस प्रकार से देखा जाए तो स्वतंत्रता सेनानियों के घर में जन्म लेकर तो वह इस प्रकार की अविस्मरणीय कार्य कर सकते थे, ये तो संभव था, लेकिन उन्होंने कर दिखाया। आगे चलते हैं। उनके भीतर इच्छा, संकल्प, विचार और कर्म की दृढ़, अजेय और अमोघ शक्ति थी। सबसे पहले तो देखिए, कार्य तो सभी के पास आते हैं, ठीक है, लेकिन कौन करता है और कौन नहीं करता है ये उन पर निर्भर करता है, परिस्थितियों पर निर्भर करता है, उनके मन की दृढ़ संकल्पता पर निर्भर करता है। तो भगत सिंह जी के मन में देखिए इच्छा शक्ति थी, ठीक है, संकल्प था, किसी भी कार्यों को करने का संकल्प था उनके मन में, विचार थे, वो विचारवान व्यक्ति थे, कई तरह के विचार उनके अंदर आते थे, कर्म की सदृढ़ और अजेय अमोघ शक्ति थी कि जिस कार्य को भी वे लेते थे उसमें संकल्पबद्ध होकर सदृढ़ और उसे पूरा करने का प्रण लेते थे। और इसी प्रकार से क्रांतिकारी बनने के बाद में उन्होंने ये ठान लिया कि हमें अंग्रेजों के प्रति लोहा लेना है, तो उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध कार्य किए, भले ही वे फांसी के फंदे पर झूल ही गए। बचपन से लेकर उठान की युवावस्था की शहादत तक उनका इतिहास यही साबित करता है, देश और जनता की स्वतंत्रता के लिए अपराजेय संघर्ष और सामाजिक समानता, न्याय और सबकी खुशहाली पर टिकी समाज व्यवस्था के लिए क्रांति के स्वप्न के रूप में उन्हें ऐसा कुछ प्राप्त हो गया था जिसके आगे मृत्यु बहुत छोटी और तुच्छ पड़ गई है। देखिए, बहुत बड़ी बात यहाँ बताई गई है कि युवावस्था की शहादत तक उनका इतिहास यही साबित करता है कि वे दृढ़ संकल्पित थे, ठीक है, देश और जनता की स्वतंत्रता। अब वे स्वार्थी तो थे नहीं, वे तो दूसरों के लिए कार्य करते थे, जनता के लिए कार्य करते थे, और जनता के लिए कार्य करने के लिए उन्होंने अपना परिवार, अपनी पढ़ाई सब कुछ छोड़ दिया था, ठीक है। देश और जनता की आज़ादी के लिए अपराजेय संघर्ष, पराजय को कभी उन्होंने स्वीकार नहीं किया, कभी भी अब उन्होंने घुटने नहीं टेके, सिर को नहीं झुकाया। अब पराजय संघर्ष और सामाजिक समानता को साथ में लेकर के सभी व्यक्ति समान है, इस विचारधारा को और न्याय और सबकी खुशहाली पर टिकी समाज व्यवस्था को ध्यान में रखकर, ठीक है, कि समाज व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें सभी व्यक्ति, सभी वर्ग के व्यक्ति खुश रहे। उस समाज व्यवस्था के लिए क्रांति के स्वप्न के रूप में, क्रांति का एक सपना था, उस स्वप्न के रूप में उन्हें ऐसा कुछ प्राप्त हो गया, ऐसा कुछ मिल गया था, उन्हें ऐसा लक्ष्य मिल गया था जीवन का जो उन्हें कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित कर रहा था। तो ऐसा कुछ उन्हें प्राप्त हो गया जिसके आगे मृत्यु भी छोटी लग गई कि मैं जो करने जा रहा हूँ वह बहुत उन्होंने ये सोचा कि मेरे द्वारा अगर मैं अगर मृत्यु को प्राप्त करता हूँ, मैं अगर फांसी पर झूलता हूँ, तो इसकी जो प्रेरणा है, मेरे पीछे जो नौजवान है, पीछे की जो जनता है, जो इस देश की जनता है, उस जनता को ये एक प्रेरणा के रूप में एक शिक्षा देगी कि आपको भी आज़ादी के लिए जगना होगा, लड़ना होगा, अंग्रेजों से लोहा लेना होगा, हमें उस गुलामी की जंजीरों से दूर हटना होगा, ठीक है। मृत्यु भी जिसके आगे मृत्यु बहुत छोटी और तुच्छ पड़ गई, नश्वर जीवन के इस महिमामय मूल्य बोध के चलते ही, ठीक है, उन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा अपने गले लगा लिया और झूल गए, ठीक है। नश्वर जीवन यानी कि जो समाप्त होने वाला है, उन्होंने यही बताया कि जीवन तो समाप्त होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, तो क्यों ना हम इसका सदुपयोग करें,
इस शरीर का सदुपयोग करें कि ये जिसके लिए, कि हम मरना तो सभी को है, सब अज्ञात रूप में मर जाते हैं, कोई मर भी गया तो किसी को पता नहीं चलता। लेकिन यहाँ पर जो हम समझ रहे हैं भगत सिंह के बारे में, कि भगत सिंह ने क्या सोचा कि जो नश्वर शरीर है, जो समाप्त होने वाला है, वह कभी शाश्वत नहीं रह सकता है, उस शरीर को क्यों ना हम देश के लिए कुर्बान करें। सचमुच वे उस पथ पर बढ़े जिसके आगे राह नहीं थी, उस रास्ते पर बढ़े कि जहां पर रास्ते नहीं निकलते थे, अंत नजर आता था। ठीक है, आगे चलते हैं। भगत सिंह का विकास आरंभ से ही उद्देश्य के प्रति समर्पित एवं एक प्रबुद्ध नौजवान के रूप में हुआ था। उद्देश्य पूर्ण था, किसी भी उद्देश्य को पूर्ण करने का उनका विचार था। लाहौर में छात्र जीवन में ही उनका संग साथ अपने ही जैसे लक्ष्यनिष्ठ जागरूक युवकों से हो गया था। लाहौर में जब वे शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तो उनके जो सहपाठी थे, वे सहपाठी भी ऐसे ही लक्ष्यनिष्ठ थे, जागरूक थे, जो क्रांतिकारी विचारधारा अपने अंदर रखते थे। इनमें अनेक आगे चलकर उनके साथी क्रांतिकारी बन गए। ठीक है, एक जागरूक छात्र के रूप में उनको दृष्टि देश दुनिया की हलचलों और गतिविधियों पर हमेशा बनी रही। उनकी जो दृष्टि थी वो केवल एक क्रांतिकारी के रूप में नहीं थी, उनकी जो नज़र थी वो देश दुनिया में होने वाले कार्यों पर भी थी। किन किन देशों में क्या क्या किस प्रकार की क्रांतियां हो रही है, किस किस प्रकार के कार्य हो रहे हैं, उन पर भी उनका पूरा ध्यान था। ठीक है, अपनी रुचि की पुस्तकें जिनमें साहित्य, राजनीति, दर्शन, इतिहास आदि विषयों की पुस्तकें हुआ करती थी, उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी। कौन कौन सी? अगर वे राजनीति से संबंधित हो, अगर वे दर्शन शास्त्र से संबंधित हो, यदि वे इतिहास से संबंधित हो, तो इस प्रकार के जो पुस्तकें थी वे उनमें उनकी ज़्यादा रुचि थी। उन्होंने खूब पढ़ी थी और उनसे प्राप्त ज्ञान के प्रकाश में अपने देश, समाज आदि के बारे में सोच विचार करते रहते थे। ठीक है, फिर वे क्या करते थे, उनको पढ़ते थे और अपने सहपाठियों यानी कि अपने क्रांतिकारी भाइयों के साथ में वे विचार विमर्श भी किया करते थे। उनकी मानसिक जागरूकता, सोच विचार और प्रबुद्धता ही वह कारण थी कि वह घर छोड़ने के बाद वे कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी के पास चले आए और वहां उनके पत्र प्रताप को अपनी सेवाएं देने लगे। ठीक है, उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार लेख लिखे और उनमें से अनेक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित करवाए। देखिए, कई प्रकार के उन्होंने लेख लिखे और लेख जेल में रहते हुए भी लिखे और वैसे भी उन्होंने कई प्रकार के लेख लिखे हैं। तो और उन लेखों को उन्होंने पत्रिका में प्रकाशित भी करवाया। तो पत्रिका में प्रकाशित करवाने का उनका कारण ये था कि वे अपने विचारों को जनता तक पहुंचाना चाहते थे, ताकि जनता इन लेखों और उनके विचारों को पढ़कर और फिर क्रांति आज़ादी की भारत की जो आज़ादी थी उसको प्राप्त करने की लालसा उनके मन में भी आए। भगत सिंह को पता था कि मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ, हम क्रांतिकारी व्यक्ति जिस रास्ते पर चल रहे हैं, उस रास्ते में हमारा जीवन ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला है। इसलिए वे अपने जितने भी अच्छे विचार थे जो देश हित में थे, वे सारे के सारे वे प्रकाशित करवाते थे और प्रकाशित करवाने का जो लक्ष्य था वो यही था कि उनके जो विचार है वो जनता तक पहुँचे। ठीक है, आगे चलते हैं। एक चिंतक विचारक के रूप में वे समाजवाद और मार्क्स एंगेल्स की विचारधारा से लगातार प्रभावित है और अनुप्राणित होते रहे। क्रांति और समाज व्यवस्था को लेकर उनकी सोच इन विचारकों से प्रभावित थी। ठीक है, वे अध्ययन में भी किताबों के उन्हें किताबें पढ़ना भी बहुत पसंद था। कई लोगों के साहित्य रचना दर्शन हमने देखे कि राजनीति के क्षेत्र में, इतिहास के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में कई भी प्रकार से उन्हें जितनी भी पुस्तकें पढ़ने का अवसर मिलता था वे पढ़ते थे और मार्क्स एंगल्स के जो विचार थे उससे भी वे प्रभावित थे। तो मार्क्सवाद के विचार से प्रभावित होने के बाद उन्होंने कई ऐसी रचनाएं रची है, उनके विचारों में और परिवर्तन आया है। ठीक है, सामाजिक राजनीतिक चिंतन और विचार के धरातल पर वे अपने समकालीनों में प्राय आगे दिखाई पड़ते। समकालीनों का मतलब है कि अगर सामाजिक और राजनीतिक विचारधारा के बारे में बात करें, उनके चिंतन के बारे में बात करें, उनके जो समझ थी उनके बारे में बात करें, तो उनके समकालीन जितने भी क्रांतिकारी थे या उनके सहपाठी थे, उन सहपाठियों से उनके विचार उच्च श्रेणी के थे। बहुधा आज सयाने और अभिभावकीय दृष्टिकोण वाले लोग यह राय प्रकट करते दिखाई पड़ते हैं
कि छात्रों को राजनीति से अलग रहना चाहिए। बहुत से लोग आज ये कहते हैं कि छात्रों को राजनीति से अलग रहना चाहिए, लेकिन देखिए उनका काम पढ़ाई करना है और अपनी योग्यता बढ़ाना है, राजनीति में उलझना नहीं है। आजकल यही विचारधारा है कि बच्चों को जो बच्चे हैं जो पढ़ते हैं अभी छात्र रूप में है, उन सबको राजनीतिक क्षेत्र से अलग रहना चाहिए, किसी प्रकार की राजनीति में भागीदारी नहीं होनी चाहिए। गोया राजनीति का पढ़ाई से कोई स्थायी बैर विरोध हो। छात्र और युवा भगत सिंह के विचार इस संबंध में क्या है, वे इस बारे में क्या सोचते हैं, इसकी झलक यहाँ भगत सिंह के छोटे से निबंध में मिलती है। यह सही है कि उन दिनों स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था, जिससे गाफिल और असंपृक्त नहीं रहा जा सकता था। यानी कि अब देखिए हम ये कहते हैं कि भगत सिंह राजनीति में कूद पड़े, तो राजनीति में कूद पड़ने का तो कारण था, उनके सामने तो गुलाम देश दिखाई दे रहा था, उन्हें पराधीन देश दिखाई दे रहा था, लोगों के साथ होने वाली प्रताड़नाएं दिखाई दे रही थी, यातनाएं दिखाई दे रही थी, उनका राजतंत्र दिखाई दे रहा था, ठीक है, निरंकुश शासन दिखाई दे रहा था। तो इस वजह से भगत सिंह जैसे जो विचारधारा वाले जो व्यक्ति थे, उनका राजनीति में प्रवेश करना स्वाभाविक था। लेकिन आज की जो हम सामाजिक स्थिति देखते हैं उसमें और उस समय की जब भगत सिंह थे उस समय की सामाजिक स्थिति में और राजनीतिक स्थिति में बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए तात्कालीन राजनीति में छात्रों की रुचि और भागीदारी वांछित और अपरिहार्य थी। यानी कि उस समय, तात्कालीन का मतलब कि उस समय जिस समय की बात की जा रही है, उस समय की राजनीति में छात्रों का भागीदार होना वांछित यानी कि जरूरी हो गया था, क्योंकि युवा वर्ग ही वह वर्ग था जो अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लेख सकता था, ठीक है। किंतु आज क्या आज़ादी के संपूर्ण लक्ष्य हाल कर लिए गए हैं? क्या आज़ादी के जो लक्ष्य थे उनको क्या आज पूरा कर लिया गया है? ये एक प्रश्न है, ठीक है। समाज में गैर बराबरी, भेदभाव, अशिक्षा, अंधविश्वास, गरीबी, अन्याय आदि दुर्गुण एवं अभाव अभी भी जमे हुए हैं। सांस्कृतिक स्वाधीनता का लक्ष्य अभी भी दूर दिखाई पड़ता है। बेहतर मानवीय व्यवस्था के लिए आज भी राजनीतिक संघर्ष जारी है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है भाई, देखिए उस समय तो चलिए मान लेते हैं हमारा देश गुलाम था, लेकिन आज की जो हम राजनीति देखते हैं उसके अंतर्गत भेदभाव सबसे पहले दिखाई जाएगा, असमानता हमारे देश में सबसे पहले दिखाई देगी, अशिक्षा जो सभी जगह व्याप्त है, अंधविश्वास जो आज भी हम कहीं ना कहीं देखने को हमें मिल जाता है, गरीबी जो हमारे देश की जो प्रगति है उसको रोकने का सबसे बड़ा कारण माना जाता है, और अन्याय, ठीक है, जिसमें निर्बल लोगों को निर्बल लोगों को न्याय प्राप्त नहीं होता है। आदि दुर्गुण और अभाव अभी भी जमे हुए हैं, भले ही अंग्रेजों के समय में भी थे, लेकिन आज हमें कितना समय हो गया है आज़ाद हुए, लेकिन फिर भी इन बुराइयों ने आज भी अपने पांव हमारे देश की भूमि पर जमाए रखे हैं, ठीक है। सांस्कृतिक स्वाधीनता का लक्ष्य अभी भी दूर दिखाई पड़ता है कि सांस्कृतिक स्वाधीनता का मतलब होता है भारतीय संस्कृति किस प्रकार से आज़ादी से अपने पैर पसार सके, भारतीय संस्कृति खुलकर जी सके, तो वो आज भी दिखाई नहीं पड़ता है। बेहतर मानवीय व्यवस्था के लिए यानी कि मानव सभ्यता को बेहतरीन बनाने के लिए आज भी राजनीतिक संघर्ष हो रहे हैं। राजनीतिक संघर्ष में दलीय व्यवस्था चल रही है और दलीय व्यवस्था के कारण असमानता हो रही है, भेदभाव हो रहा है, सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं, देश में एक दूसरी सी गंदगी आ गई है। मतलब एक भले ही गुलामी का वो समय था, लेकिन आज भी हम उस गुलामी के कुछ अंश हमारे देश, हमारी राजनीति में जमे हुए हैं। दूसरे और ऐसे समय में भगत सिंह का यह लेख छात्रों के लिए उतना ही प्रासंगिक है। दूसरे और अपेक्षाकृत अंतरंग पाठ के रूप में यहाँ अपने घनिष्ठ क्रांतिकारी मित्र सुखदेव के नाम भगत सिंह का ऐतिहासिक पत्र प्रस्तुत है। यहाँ जो हम भगत सिंह का जो रचना पढ़ने जा रहे हैं वो रचना है एक उनके द्वारा लिखा गया लेटर, जो लिखा गया था उनके परम मित्र सुखदेव जी को, ठीक है। और उस पत्र के माध्यम से आज की युवा पीढ़ी अपने प्रणेता यानी कि अपने प्रेरणा स्रोत भगत सिंह के विचार से अवगत होगी। क्रांतिकारी भी मनुष्य होते हैं, बिल्कुल,
जिनके पास भावनाएं और विचार होते हैं। क्रांतिकारी क्या मनुष्य नहीं होते क्या? क्या वो कोई किसी और हाड़मास से बने होते हैं, किसी पत्थर से बने होते हैं? ऐसा नहीं है, क्रांतिकारी भी मानव ही है और उनके अंदर जो भाव होते हैं वो परोपकार के भाव होते हैं, वो स्वार्थ के भाव नहीं होते हैं, वो परमार्थ के भाव होते हैं। उनका मन होता है जिससे कई तरह के उधेड़ बुन चलती रहती है। उनके मन में, जो क्रांतिकारी लोग होते हैं उनका मन है जो शांत नहीं रहता है, वो किसी न किसी विचारधारा में उलझे हुए रहते हैं, कुछ न कुछ विचारधारा, कुछ चिंतन करते ही रहते हैं। एक चिंतक ही असली क्रांतिकारी माना जाता है। उनके मानसिक जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं, संकल्प विकल्प से भरे अनेक सबल और दुर्बल क्षण आते हैं, ठीक है। इन सबको देखते समझते हुए उन्हें अपने उद्देश्य और लक्ष्य के प्रति निष्ठा और विश्वास को बनाए और बचाए रखना चाहिए, ठीक है। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में क्रांतिकारियों का संगठन काम कर रहा था। उस समय भगत सिंह और चंद्रशेखर दो ही ऐसे व्यक्ति थे जिनका नेतृत्व पूरे देश में अपना कार्य कर रहा था। जो क्रांतिकारी थे वो इनके नेतृत्व में ही सारा कार्य कर रहे थे। अपने साथियों के साथ लगातार अंतरंग संवाद, यानी कि आपस में बहुत अंतरंग संवाद कायम रखकर ही वे सच्चे अर्थों में उनसे अपनी मैत्री निभा सकते थे तथा जरूरी क्षणों में उनकी सहेज संभाल कर रख सकते थे। इस पत्र से भगत सिंह और सुखदेव के बीच के अंतरंग संवाद की एक शिक्षाप्रद झलक मिलती है। पत्र के माध्यम से दो दोस्तों के बीच में कितना अंतरंग संबंध था ये जानने को हमें मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर इस पाठ में पत्र को शुरू करें उससे पहले यहाँ पर एक कुछ पंक्तियाँ दी गई है। उन पंक्तियों को हम पढ़ेंगे जो स्वतंत्रता के पक्ष में है, जो स्वतंत्रता के पक्षधर है, जो फांसी के फंदे पर झूल गए थे, उनको लेकर लिखी गई है। वे मृत शरीर नवयुवकों के, वे शहीद जो झूल गए फांसी के फंदे से, वे दिल जो छलनी हो गए बुरे शीशे से, सर्द और निस्पंद जो वे लगते हैं जीवित है और कहीं आबादित ओज के साथ वे जीवित है अन्य युवा जन्मे, ओ राजाओं वे जीवित है अन्य बंधु जन्मे, फिर से तुम्हें चुनौती देने को तैयार, वे पवित्र हो गए मृत्यु से शिक्षित और समुन्नत, दफन न होते आज़ादी पर मरने वाले, पैदा करते हैं मुक्ति बीज फिर और बीज पैदा करने को, जिसे ले जाती दूर हवा और फिर बोती है और जिसे पोषित करते हैं वर्षा और जल हिम, देह मुक्त जो हुई आत्मा उसे न कर सकते विच्छिन्न अस्त्र शस्त्र अत्याचारी के, बल्कि हो अजय रमती धरती पर, मरमर करती बतियाती चौकस करती। ये लिखा गया था वॉल्ट हिटमैन के द्वारा, लेकिन डायरी में भगत सिंह ने अपनी डायरी में उद्धृत किया है। तो ये एक बहुत शिक्षाप्रद कविता बोल सकते हैं हम, कुछ पंक्तियां हैं बहुत शिक्षाप्रद है। तो देखिए इसके बाद हम देखिए हमारा ये जो भगत सिंह का जो परिचय है, जीवन परिचय, वो मुझे नहीं लगता है इसके बाद और कुछ जानने की इच्छा है हमें। संपूर्ण जीवन परिचय हमें आज पढ़ने को मिला है। इससे पहले, आज के पहले हम इतना नहीं जानते थे कि भगत सिंह ने अपने जीवन में क्या क्या कार्य करे, उन्होंने कितनी कृतियाँ लिखी है, उनका परिवार क्या था, कौन थे, इतना हमें जानने को नहीं मिला था। लेकिन आज हमने, मुझे लगता है, संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है। तो अगले लेक्चर में हम लेकर आते हैं भगत सिंह के द्वारा सुखदेव को लिखा गया पत्र, जो आज की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकता है। तो तब तक के लिए थैंक यू।